रामपुर नामक गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम जानकी था। जानकी के दो बच्चे थे, रोहित और रीना। वो बहुत गरीबी में अपनी जिंदगी काट रहे थे। जब रोहित मजदूरी करके कुछ पैसे लेकर आता है तो उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता है और रीना अभी छोटी थी। माँ, हमें रोजाना ये सूखी रोटी और दाल ही खाने को मिलती है। आप कभी अच्छी सब्जी क्यों नहीं बनाती? रीना बेटा, तू तो जानती है ना कि तेरा भाई जो काम करके लाता है उससे हमें यही खाने को मिलता है। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं आपको बड़े वाले रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगी। हाँ बेटा, तू जल्दी से बड़ी हो जा। शाम को रोहित जब घर आता है तो वो बहुत खुश होता है। भगवान की दया से माँ, मुझे नौकरी मिल गई। ये तो अच्छी बात है बेटा, आज बहुत खुशी का दिन है। अरे वाह भैया, अब हम भी बड़े से रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा खाना खाएंगे। हाँ, क्यों नहीं माँ, लेकिन नौकरी के लिए मुझे शहर जाना होगा। ये क्या बोल रहा है बेटा, तेरे सिवा हमारा यहाँ है ही कौन? माँ परेशान मत हो, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ और नौकरी पक्की होते ही मैं तुम्हें और रीना को वहीं बुला लूंगा। रोहित एक पढ़ा लिखा लड़का था जिसे गरीबी के कारण गांव में मजदूरी करनी पड़ रही थी और अब उसे नौकरी मिल जाती है। वो गांव से शहर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन रोहित शहर से वापस आता है। माँ, ओ माँ, देख तेरा बेटा वापस आ गया। कितना समय लगा दिया बेटा तूने, इस बार कितने दिन की छुट्टी पर घर आया है? जानकी के ये बोलने पर एक लड़की रोहित के पीछे से आगे आती है। ये कौन है बेटा? नमस्ते माँ जी। माँ, ये आपकी बहू आरती है। रोहित, तूने शहर जाकर शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। अरे माँ, आरती मेरे साथ नौकरी करती थी और आरती और मैं एक दूसरे को पसंद करने लगे और हमने शादी कर ली। मैं ये शादी नहीं मानती। माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं आरती से बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, किस खानदान की है, बिना जाने मैं इसे अपने घर की बहू नहीं मान सकती। माँ, हम गरीबों का क्या खानदान? रोहित, हम गरीब जरूर है पर हमें भी समाज में ही रहना है और तू जानता है ना कि तेरी एक बहन भी है, इसकी भी तो हमें शादी करनी है। माँ, आरती अच्छे घर से है और वो एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की है। समझदार है तो क्या शहर की है? तू जानता है ना शहर की लड़कियाँ कैसी होती हैं। माँ जी, मैं शहर की भले ही हूँ पर अपने संस्कारों को अच्छे से जानती हूँ। हाँ, ठीक है। रीना, जा अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवा दे। ये बोलकर जानकी चली जाती है और रीना पूजा की थाल लेकर आरती का गृह प्रवेश करवाती है। फिर दूसरा दिन होता। माँ, किचन में तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से ही आलू पड़े हुए हैं। आलू की सब्जी बना ले। आज तो भाभी की पहली रसोई है और हमारी रसोई में तो कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। तो क्या हुआ, वो आलू की सब्जी बना देगी। माँ, भाभी ना शहर से आई है, उन्होंने तो अच्छा खाना खाया होगा ना, वो यहाँ आकर इतना साधारण खाना खाएगी। चल, मैं बाहर आंगन में देखती हूँ, पालक हुआ तो मैं ले आती हूँ। जानकी बाहर से पालक लाती है और तभी आरती अपने कमरे से तैयार होकर निकलती है। नमस्ते माँ। नमस्ते। रीना, तुम क्या सोच रही हो खड़ी होकर? भाभी, आज आपकी पहली रसोई है और हमारे यहाँ तो रसोई में कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से आलू है और ये पालक है। तो क्या हुआ रीना, मैं अपनी रसोई में पालक की सब्जी और आलू की सब्जी बना लेती हूँ। आरती खुशी से अपनी पहली रसोई में पालक की सब्जी और आलू की सब्जी बनाती है, फिर सबको परोसती है। पूरा परिवार मिलकर रूखी सूखी सब्जी और रोटी खा लेता है और रोहित कमरे में कहता है, आरती, मुझे माफ कर दो, मैं अभी यहाँ इतना ही काम कर रहा हूँ कि 2 वक्त का खाना ही मिल सके। तुम्हें शहर वाले आराम नहीं दे पा रहा हूँ, पर मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। आप परेशान मत हो, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, तो परिवार के सुख दुख में परिवार का साथ देना भी तो मेरा कर्तव्य है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और आरती के ससुराल में वही रूखी सूखी दाल सब्जी बनती थी। वो रोज खा कर बोर हो जाती है और सोचती है, मैं तो कुछ दिन पहले ही यहाँ आई हूँ और ये दाल रोटी खाकर मैं थक गई हूँ। मेरे ससुराल वाले तो ये कब से खा रहे हैं, वो भी तो थक गए होंगे। मुझे भी रोहित की मदद करनी होगी। उनके गांव में थोड़े ही आगे आरती के दोस्त जतिन का ऑफिस था। आरती अपना सीवी लेकर नौकरी के लिए ऑफिस में जाती है। हेलो जतिन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ आरती, इतने दिन बाद कैसे आना हुआ? ये मेरा सीवी है जतिन, मैं नौकरी के लिए आई हूँ। आरती, तुम्हारी तो शादी हो गई थी, तो तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत? आरती जतिन को सब कुछ बताती है
और जतिन ये सुनकर आरती को नौकरी दे देता है। आरती तुम परेशान मत हो, कल से तुम ऑफिस आ सकती हो। थैंक यू जतिन। आरती घर जाती है और रास्ते से मिठाई का डब्बा भी लेकर जाती है। आरती, तुम कहाँ से आ रही हो? माँ, मिठाई खाओ, कल से मैं नौकरी करने जाऊंगी। ठीक है बेटा। ये सुनकर जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आरती को पसंद करने लगती है। माँ, आप क्यों रो रही हो? ये तो खुशी की बात है ना। मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। नहीं माँ, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जानकी सोचती है कि मैं तो शहर की मगरूर लड़की इसे समझती थी, पर ये तो बहुत समझदार है। ऐसे ही काम करते करते आरती को पूरा महीना बीत जाता है और उसे तनख्वाह मिलती है। वो बहुत खुश होती है। आज मेरी पहली तनख्वाह मिली है, घर वालों को अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाऊंगी और घर में राशन भी भरवाना है। ऐसा सोचते हुए आरती घर आ रही थी। घर पहुंचकर आरती सभी घर वालों के साथ एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाती है और सभी टेबल पर बैठते हैं। तभी वेटर आता है। मैम, आपका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर दे दीजिए। माँ, आप क्या खाएंगे? जो खाना है वो ऑर्डर कर दीजिए। आरती की खुशी देखते हुए सभी घर वाले अपनी मनपसंद की चीजें ऑर्डर करते हैं। वीना अपनी मनपसंद पाव भाजी ऑर्डर करती है, जानकी शाही हलवा मंगवाती है और रोहित और आरती अपने लिए पिज्जा मंगवाते हैं और पूरा घर खुशी खुशी खाना खाता है और सब अपने घर चले आते हैं। बेटा, ये खाना तो बहुत महंगा होगा ना? आज तो तुम्हारी पूरी तनख्वाह ही खत्म हो गई होगी। नहीं, ये इतना महंगा नहीं है। ये सब तो हम घर पर भी बना सकते हैं। घर पर कैसे बनाएंगे बहू? घर में तो राशन है ही नहीं। आरती बाजार जाकर घर का राशन लेकर आती है और दूसरे दिन घर में शाही पकवान बनाती है। माँ, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? ये खुशबू यहाँ से आ रही है। आरती वहाँ खाने की थाल लेकर आती है और उसे देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। आरती, लगता है आज तो तुमने बहुत पकवान बनाए हैं। जी, और आपका मनपसंद हलवा भी बनाया है। अरे वाह, आज तो घर में रेस्टोरेंट जैसा खाना मिलेगा। भाभी, मेरी मनपसंद पाव भाजी तो बनाई है ना आपने? हाँ रीना, तुम्हारी मनपसंद पाव भाजी भी बनाई है आज मैंने। राशन तो घर में था ही नहीं बेटी, तो तुमने ये सब कहाँ से बनाया? माँ, मेरे पास जो पैसे बचे थे उससे मैं घर का राशन ले आई। जानकी ये सुनकर अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा होती है कि उसने आरती को क्या समझा और आरती क्या निकली। आरती तो दिल की बहुत अच्छी थी। उसने अपनी सारी तनख्वाह अपने खाने पीने और घर के राशन पर खर्च कर दी और अपने लिए कुछ नहीं बचाया। अब जानकी आरती को अपनी बहू से बढ़कर बेटी मान लेती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। एक गांव में एक औरत सविता अपनी 5 बेटियों के साथ रहा करती थी। सविता के पति की मृत्यु के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वो बहुत गरीब थी। इस कारण सविता सिलाई का काम किया करती थी। जल्दी से ये सूट तैयार कर देती थी। चांदनी सूट लेने आती ही होगी। सविता बहन, मेरा सूट तैयार हो गया क्या? चांदनी, बस थोड़ी देर रुक जाओ, तुरपाई रह गई है। ठीक है, मैं यहीं बैठी हूँ, तुम जल्दी से कर लो। चांदनी सविता के पास ही कुर्सी पर बैठ जाती है और सविता जल्दी से तुरपाई करके सूट दे देती है। ये लो, हो गया तैयार। सविता, तेरे घर में तो बहुत गर्मी है, तू एक पंखा क्यों नहीं लगवा लेती? हाँ, लगवा लूंगी, तुम सूट तो देखो। सविता, तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। तेरी जैसी फिटिंग तो कोई भी दर्जी नहीं दे पाता। अच्छा, सविता इतनी गरीब होती है कि उसके घर में एक पंखा, एक फ्रिज, कुछ भी नहीं था। सविता से सूट लेकर अब चांदनी वहाँ से चली जाती है। ये समोसा मैंने लिया है तो मैं ही खाऊंगी। दीदी, मुझे दे दो ना, मुझे भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, तभी तो मैंने लिया है। दे दो ना प्लीज, मुझे दे दो ना तुम दोनों, मैं खाऊंगी। सविता की बेटियां आपस में लड़ती हुई घर में आती हैं। तुम सब लड़ क्यों रही हो आपस में? माँ, ये एक समोसे के लिए लड़ रही है। समोसा कहाँ से आया? माँ, वो पास वाले मंदिर में बढ़ रहा था, हम सब लाइन में लगे। जब तक हमारा नंबर आया समोसे खत्म हो गए और हम एक ही समोसा ला सके, जिसके लिए खुशी और पायल लड़ रहे हैं। माँ, आप भी मेरे लिए समोसे बना दो ना। ये सुनकर सविता रोने लगती है और कहती है, हाँ बेटा, बना दूंगी। फिर एक दिन सविता की देवरानी लक्ष्मी उनके घर पर मिठाई लेकर आती है। अरे भाभी, कहाँ हो? लक्ष्मी, तुम यहाँ आज कैसे आना हुआ? वो भाभी जी, मैंने नया फ्रिज लिया है, इसीलिए मिठाई लेकर आई हूँ। तुमने पिछले साल ही तो
फ्रिज लिया था। हाँ भाभी जी, वो तो सिंगल डोर था ना, अब तो मैंने डबल डोर वाला फ्रिज लिया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। डबल डोर के फ्रिज में एक साइड तो फ्रीजर होता है और अब गर्मियों में परेशानी भी नहीं होगी ना बर्फ के लिए। चाची, अब आप हमें थोड़ी सी बर्फ दे दोगी ना? लक्ष्मी सविता के सामने खुशी को मना नहीं कर पाई। अरे हाँ हाँ, आ जाना लेने। लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है और दूसरा दिन होता है। माँ थोड़ा पानी दो, बहुत गर्मी लग रही है आज तो। ये लो बेटा, पानी पी लो। माँ ये तो बहुत गर्म पानी है, इससे मेरी गर्मी कैसे दूर होगी? दीदी चलो ना, लक्ष्मी चाची के घर से बर्फ ले आते हैं। हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक बोली, चलो चलते हैं। पायल और नेहा लक्ष्मी के यहाँ एक बर्तन लेकर बर्फ लेने जाते हैं। लक्ष्मी चाची इसमें थोड़ी सी बर्फ दे दो। लक्ष्मी उन दोनों को देखकर सोचती है, आ गई दोनों बर्फ लेने। लक्ष्मी फिर बोलती है, ठीक है अभी लेकर आती हूँ। लक्ष्मी नेहा और पायल को बर्फ दे देती है और वो बर्फ लाकर सभी लोगों को ठंडा पानी पिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सविता की बेटियाँ रोजाना लक्ष्मी के यहाँ से बर्फ लेने पहुँच जाया करती और एक दिन लक्ष्मी चिढ़कर बोलती है, अरे रोजाना बर्फ मांगने आ जाती हो, शर्म भी नहीं आती तुम्हें? अपनी गरीब दर्जी माँ से कहो ना, एक बर्फ लाकर दे दे तुम्हें। ऐसा सुनकर रूही और पायल रोते हुए घर आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ देखो ना, चाची ने हमें बहुत सुनाया, काश हम भी अमीर होते। कोई बात नहीं पायल, तुम जानती हो ना, अगर पिताजी जिंदा होते तो हम इस स्थिति में नहीं होते। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, 2 वक्त के खाने के लिए भी मैं ठीक से नहीं कमा पाती हूँ। माँ आप परेशान मत होइए। ऐसा बोलकर वो पांचों चली जाती हैं और उस रात को भूखी सो जाती है। ये देखकर सविता बहुत ज्यादा परेशान होती है। आज मेरी बच्चियों ने खाना भी नहीं खाया, भगवान तूने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? ऐसा सोचते हुए सविता की आंख लग जाती है और दूसरे दिन सुबह को सविता अपने घर झाड़ू लगाते हुए आंगन में पहुँचती है तो देखती है कि एक कौवा आंगन में जख्मी गिरा हुआ था। कौवा तो जख्मी है, इसे दवाई लगानी चाहिए। सविता उस कौवे को उठाकर अपनी बेटियों को आवाज देती है, आरोही, रूही, नेहा, पायल, खुशी, ये देखो। क्या हुआ माँ? ये देखो कौवा। ये कौवा तो जख्मी है, आपको कहाँ मिला ये कौवा? ये मुझे आंगन में गिरा हुआ दिखा, मैंने इसे जख्मी देखा तो उठा लिया, सोचा इसे दवाई लगानी चाहिए। माँ मैं दवाई लेकर आती हूँ, जल्दी लेकर आना, इसको दर्द हो रहा होगा ना। सविता और उसकी बेटियाँ उस कौवे को दवाई लगाती हैं और खाने के लिए कुछ रोटी के टुकड़े भी देती हैं। जैसे ही कौवा रोटी के टुकड़े खाता है वो एक परी बन जाता है। तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ, मुझे एक जादूगर ने कौवा बना दिया था और जैसे ही कोई मुझे रोटी खिलाता तो मैं फिर परी बन जाती। तुम्हारे रोटी खिलाने पर मैं परी बन गई, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? सविता परी को सब कुछ बताती है कि कैसे उसकी बेटियां बर्फ मांगने जाती है और वो अपनी गरीबी के बारे में सब बता देती है। ये लो सविता, इस लूटी में क्या है? ये एक जादुई मिट्टी है, तुम्हें जो भी चाहिए होगा मिट्टी को छिड़कना और मांग लेना। ऐसा बोलते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है और सविता उस लोटे को लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। सविता उस मिट्टी को अपनी बेटियों के कपड़ों पर डालती है और कहती है, मेरी बेटियों को बर्फ बहुत पसंद है, इनके कपड़े ही बर्फ के कपड़े बन जाएं। जादू होता है। सविता की बेटियों के वो साधारण से कपड़े बर्फ के गाउन में बदल जाते हैं। सविता की बेटियां उन कपड़ों को देखकर बहुत खुश होती हैं। अरे वाह माँ, तुमने तो हमारे लिए बर्फ के गाउन बना दिए। माँ ये किसके गाउन है? बेटा ये मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, तुम्हें बर्फ बहुत पसंद है ना, अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। सविता की बेटियां वो गाउन पहन लेती हैं और बाहर जाती हैं। जो भी उन्हें गाउन में दिखता है वो देखता रह जाता है और गाँव के सभी बच्चे उनके जैसा गाउन बनवाने के लिए सविता के पास आने लगते हैं और सविता भी सभी के लिए बर्फ का गाउन बनाती है और इस कारण उसका सिलाई का काम भी चलने लगता है और उसे काफी लाभ होता है, जिससे कि वो अब एक अच्छे से घर में रहने लगते हैं और उनके घर में एसी, फ्रिज, पंखा, अब सब कुछ था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।